तो आज हम लोग FST 6 पेपर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें आप जो है क्वेश्चन नंबर 51 देखो, तो एक आसान प्रॉब्लम है और प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस में जस्ट इन्होंने रिसेंटली ऐसे प्रॉब्लम को रखा था। पूछा गया इस क्वेश्चन में 51 में बोला गया है कि इन विच केस एरोमेटिक कंपाउंड विल फॉर्म एज अ प्रोडक्ट। नाउ अगर आप कंसीडर करो कि ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, इन्होंने करेस्पॉन्डिंग जो रिएक्शन है ये डायमीन दिया हुआ है और इसको एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रहा है। सिंपल सा रिएक्शन जाता है कैसे कि इसको ये जो है एसिड यूज करेगा सच दैट कि कैटलाइज हो पाए और ये प्रोटोनेट होगा और इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीज किया जा सके। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन कैसा होता है कि ये करेस्पॉन्डिंग जाके इस पे अटैक करेगा। मैं ओवरऑल अगर इसमें ड्रॉ करूं प्रोडक्ट कैसे बन के आएगा, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहां से हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, इस साइड से हाइड्रोजन, इस साइड से ऑक्सीजन रिमूव कर सकते हो। तो जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा इस केस में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहां से जो है डबल बॉन्ड कार्बन इस तरीके से जुड़ा रहेगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो क्लियरली देख सकते हो कि ये तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, यानी कि इन दैट सिनेरियो हम लोग का जो आंसर ये है ये करेक्ट नहीं हो सकता। बी के लिए जाते हैं। बी जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है मॉडिफिकेशन या एक तरीके से बोला जाए मिसलेनियस रिवर्टिबल रिएक्शन। क्या होता है इस केस में, प्रोडक्ट में बना देता हूं, फिर हम लोग मैकेनिज्म पार्ट को सेपरेटली एक बार डिस्कशन के लिए ले जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आपका आएगा क्लोरोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट। ये कंपाउंड एरोमेटिक है, क्लियरली हमको पता है, तो बी इज करेक्ट आंसर। सी भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम है। क्या होगा इन दैट केस, करेस्पॉन्डिंग आइसोमराइजेशन अकर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब। ये मेथड यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम इथाइन। तो केस क्या है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ पे भी आप देखो तो किस तरीके से प्रोडक्ट बन के आएगा, तो प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका मिथाइल एक आ जाएगा। इसके जो है अदर भी आइसोमर्स आएंगे बट मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ये बन के आएगा, जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं डी ऑप्शन में, यानी कि सी आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। डी की बात करते हैं। डी में क्या बोला है आपका एन-हेक्सेन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना और क्रोमियम ऑक्साइड इन्होंने लिया है, हीट कर रहे हैं। ए बी एनसीईआरटी बेस्ड आपका प्रॉब्लम है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। एन-हेक्सेन के केस में क्या होगा, ये फिर से ये बेंजीन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके दे देगा, डबल बॉन्ड, ये आइसोमराइजेशन के थ्रू रिएक्शन होगा। और ये प्रोडक्ट जो डी के केस में है इसमें भी हम लोग को एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है। इस पार्ट को थोड़ा सा जो है डिस्कशन के लिए ले जाते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन हुआ होगा, बिकॉज अदर जो रिएक्शन है उसमें मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसमें हम लोग जो है एक आइसोमराइजेशन कर रहे हैं तो फ्री रेडिकल वगैरह कंसीडर किया जा सकता है। ये केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको समझते हैं होता है क्या है, इस केस में रिएक्शन किस तरीके से होगा। तो CaCl3 जो कि हम लोग का क्लोरोफॉर्म है, KOH के प्रेजेंस में क्या करेगा, ये बनाएगा CCl2, वेल नोन इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम लोग डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं। IITN इलेक्ट्रोफाइल ये भी है, इस बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको पता होगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड की भी प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूल की भी प्रॉपर्टीज आपको पता होगा। क्या प्रॉपर्टी होता है कि दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, बिकॉज इफ दिस हाइड्रोजन विल बी लूज बाय दिस मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू गेन एरोमेटिक कैरेक्टर। तो दिस प्रोटॉन विल लूज फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बोनाइल। ये आपका जो है बन के आएगा। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, किस तरीके से रिएक्शन होगा, तो ये तो हमारा एक रहा न्यूक्लियोफाइल, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, इन्हीं के बीच में रिएक्शन देखने को मिलेगा। किस तरीके से रिएक्शन होगा तो आप एक बार देख लो, यहाँ पे आ गया निगेटिव डबल बॉन्ड CCl2 जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, इस बॉन्ड के नाम जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको जो है दिखाते हैं इसके बॉन्ड के फॉर्मेशन को। तो आप देखो इन दैट सिनेरियो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, कार्बन क्लोरीन, इस तरीके से आपका बन के आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेज में जो है इसमें, क्योंकि यहां से क्या हुआ है कि आपका जो मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी लूज कर गई है, ये एरोमेटिसिटी गेन करना चाहेगा, तो क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि ये तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता है कार्बन, ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा। नेक्स्ट ये भी वह रूल इस कार्बन के लिए अप्लाई है, Cl- यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फाइनली प्रोडक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये बना लेगा क्लोरोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट। तो जो है देख सकते हो कि ये पूरा जो ओवरऑल रिएक्शन है किस तरीके से अकर हो रहा है फॉर ऑप्शन बी। तो यानी इन दैट केस अगर ओवरऑल जो है 51 की बात किया जाए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी, सी और साथ में डी आंसर विल बी करेक्ट। 52 देखें तो इसमें आपसे पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट इज करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्टेड। तो जो है ये फिनॉल्स के कुछ नेम्ड रिएक्शंस है, वेल फेमस रिएक्शन है, और आप अप्रोच देखोगे तो आसानी से आंसर पे पहुंचा जा सकता है। कैसे होगा आंसर, ऑप्शन ए के लिए बात करते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, इन्होंने फिनॉल दिया हुआ है।
फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराया है, तो ये कराया है CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये आपको जो है रिएक्शन पता होगा, बहुत बार इसको हम लोग डिस्कशन के लिए रखते हैं, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रीमन-टीमर रिएक्शन। स्लाइटली मॉडिफिकेशन क्या हुआ है, तो CaCl3 की जगह पे हम लोगों ने CCl4 यूज किया हुआ है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जब हम लोग रीमन-टीमर रिएक्शन की बात करते थे तो इन दैट केस ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिलाइड एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके आता था। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एज अ सैलिसिलिक एसिड बन के आएगा और यही स्लाइड मॉडिफिकेशन है रिएक्शन के अंदर। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे तो OH ग्रुप हुआ नो डाउट, और दूसरा हम लोग का ऑर्थो पोजीशन पे COH होगा, पैरा भी बनेगा, बट इन दैट सिनेरियो अगर कंसीडर किया जाए ऑर्थो ये विल बी मेजर प्रोडक्ट। अब आप आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट इन्होंने क्या यूज किया है, एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज किया, CH3C11O एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये आपको पता होगा इन द एसिडिक मीडियम इसको इन्होंने यूज किया है। क्या ये रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन हम लोग का एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है। क्या किया गया है, तो एस्ट्रिफिकेशन में अगर याद हो आपको कि कोई भी एसिड डेरिवेटिव इन द एसिड कैटलाइज या बेस कैटलाइज के केस में क्या होगा, इस एल्कोहलिक ग्रुप के साथ या फिनोलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और करेस्पॉन्डिंग एस्टर एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। क्या बन के आएगा, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से आपको प्रोडक्ट दिखेगा, OC11OCH3COOH। ठीक है, ये आपको पता होगा ये कंपाउंड जो है एज हम लोग बोलते हैं इस कंपाउंड को जो है एस्पिरिन मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि बेसिकली एज मेडिसिन यूज किया जाता सकता है, एनाल्जेसिक मेडिसिन जो है वेल नोन ये कंपाउंड है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें COH ग्रुप फ्री है, ये 2012 में इन्होंने प्रॉब्लम इस पे रखा था। देन ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में क्या किया इन्होंने, सैलिसिलिक एसिड लिया हुआ है, यानी रिएक्शन इन्होंने सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया है OH-COH, और क्या किया इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है NaOH के साथ। ठीक है, देखते हैं NaOH पहला स्टेज क्या होगा, NaOH क्या है, एक बेस है और ये इसमें दो मतलब एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, ये मतलब दो एक्टिव हाइड्रोजन इस केस में आपको देखने को मिलेगा, दोनों के साथ रिएक्शन में होगा। जो OH माइनस है दोनों प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी दोनों रखेगा, दोनों प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो O माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे CO माइनस आएगा। ठीक है, दोनों शॉर्ट बन जाएंगे एक तरीके से। अब देखो कि सप्लाई क्या किया गया नेक्स्ट स्टेज में, हम लोगों ने सप्लाई किया है इथाइल ब्रोमाइड, यानी कि इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। अब जो है दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर इन दो, जब इसको मैं 1 मोल ले रहा हूं तो इन दोनों केस में कौन सा ऑक्सीजन इस पार्टिकुलर कार्बन पे या एल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा, तो क्लियरली देख सकते हो कि ये जो होगा ये तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू हाईली डिलोकलाइज होगा, जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है इसमें भी होगा, रेजोनेंस विल बी अकर, बट जो है लोकलाइज ही रहेगा मोस्ट केसेस में कंपेयर टू दिस वन, ये स्लाइटली मोर लोकलाइज रहेगा ऑक्सीजन पे। तो करेगा क्या, ये कार्बन पे अटैक करेगा, यहां से ब्रोमीन माइनस को रिप्लेस कर देगा, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, तो प्रोडक्ट OCH2CH3 और साथ में आपका COOH। बाद में अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो इन दैट केस तो देख सकते हो कि बी में तो ये प्रोडक्ट जो है गलत है, तो इन दैट केस बी विल बी नॉट करेक्ट। सी की बात कर लेते हैं। सी में क्या दिया हुआ है, तो सी में इन्होंने इस तरीके से केस रखा हुआ है OH। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग का केस है। तो इसको ट्रीट किया हुआ है इन्होंने NaOH के साथ में, सेम कहानी है। NaOH क्या है, बेस है, इस एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या जनरेट कर लेगा, सोडियम जो है एल्कोक्साइड के फॉर्म में ये जनरेट कर देगा O माइनस Na+। मैं इसको उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेज में आपने जो है ये विसिनल डाइहैलाइड यूज किया हुआ है ब्रोमाइड, होगा क्या इन दैट केस, ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, Br माइनस यहां से रिप्लेस किया जाएगा, Br माइनस रिप्लेस कर दिया जाएगा। जो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस O। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, साइक्लिक ईथर टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि सी इज करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी में आपको क्या दिया हुआ है कि इन्होंने फिनॉल दिया है नो डाउट, और इस फिनॉल को किसके साथ ट्रीट किया हुआ है, इन्होंने ट्रीट किया हुआ है CO2 NaOH। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है, कोल्स स्कीमेटिक रिएक्शन, जो कि मेथड यूज किया जा सकता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ध्यान है, ये भी रिमेटिवन मॉडिफिकेशन भी यूज किया जाता है सैलिसिलिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए। ये भी रिएजेंट आप सप्लाई कर सकते हो फिनॉल में और सैलिसिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा। तो आप क्या देखोगे प्रोडक्ट में, यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, यहाँ पे हो जाएगा आपका COOH। नेक्स्ट स्टेज इन्होंने क्या किया हुआ है, वंस अगेन इन्होंने ट्रीट किया है किसके साथ में,
एसिड क्लोराइड में क्या कोई डिफरेंस होगा इस ए जो हम लोगों ने ए रिएक्शन को कंसीडर किया हुआ है? क्लियरली नहीं होगा। तो किस तरीके से प्रोडक्ट बन के आएगा? तो आप देखोगे ये भी एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, बस हम लोगों ने चेंज क्या किया है, यहाँ पे एसिड क्लोराइड यूज किया है ऑन द प्लेस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा इन दैट केस? तो जो है आपको वंस अगेन एस्पिरिन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, OC डबल बॉन्ड OCH3 विदाउट चेंजिंग एनी मॉडिफिकेशन इन द COH ग्रुप। तो आप जो है इसमें भी एस्पिरिन एज अ प्रोडक्ट बन के आ रहा है। क्लियरली देख सकते हो कि डी के केस में भी आपका करेक्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो आंसर करेक्ट क्या होगा इस केस में? तो A एंड C विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 53 इन्होंने क्या मेंशन किया है? 3 आइसोमेरिक कंपाउंड MN and P ऑफ गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O इन्होंने दिया हुआ है। अब करेस्पॉन्डिंग इन्होंने टेस्ट मेंशन किए हुए हैं उस कंपाउंड से रिलेटेड, कार्बोनिल कंपाउंड के जो टेस्ट होते हैं उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ पार्टिकुलर टेस्ट मेंशन किया गया है, और उस टेस्ट के पार्टिकुलर टेस्ट को कंसीडर करके आपको रिकॉग्नाइज करना है कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ एन, what will be the structure of N and what will be the structure of P। तो अप्रोच रखते हैं, वन बाय वन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे आइडिया लगाते हैं द प्रोडक्ट द करेस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट विल बी। पहला ऑप्शन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है? M and P रिएक्ट विद द सोडियम बाइसल्फाइड टू फॉर्म एन एडक्ट। कौन सा रिएक्शन में जाता है? आपको पता होगा कि ये जो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट है ये हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन के लिए, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए करते हैं। इन दैट केस क्या होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बन के आता है जो रिएक्शन के थ्रू जाता है। तो यहाँ पे भी केस क्या है कि M and P इज गोइंग टू गिव अ करेस्पॉन्डिंग वाइट 50 यानी कि एडक्ट फॉर्म करेगा। तो आप देख लो क्या होना चाहिए कि M के लिए भी या तो एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है और P भी एल्डिहाइड एंड कीटोन हो सकता है। तो किस आंसर को पहले यहां से नेग्लेक्ट करना है? पहले देखो ये एल्डिहाइड हुआ, ये एल्डिहाइड हुआ, ये अल्कोहल हो गया, ये फिर से एल्डिहाइड हो गया, यानी कि सी आंसर तो हम लोग का करेक्ट नहीं हो सकता है। इधर आप देख लो ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यही आइडिया लगाया जा सकता है कि सी इज नॉट गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। देन सेकेंड इंफॉर्मेशन के लिए जाते हैं। बोला है कि एन कंज्यूम 1 मोल ऑफ ब्रोमीन एंड ऑल्सो गिव टर्बिडिटी विद कंसेंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस JnCl2 आफ्टर प्रोलॉन्ग हीटिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ? दो इंफॉर्मेशन इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट में छुपे हुए हैं। वन इज दैट कि ब्रोमीन वाटर जो है इसके रिएक्शन में जा रहा है, 1 मोल कंज्यूम कर रहा है। 1 मोल कंज्यूम करने का मींस इसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जो है किस केस में अगर डबल बॉन्ड देखा जाए एन के केस में, किसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? या तो ये कंसीडर किया जा सकता है या आप ये कंसीडर कर सकते हो बी एंड डी में। उसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि gives turbidity with concentrated HCl in the presence of ZnCl2 on prolonged heating। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम लोग का जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो प्रेजेंट होगा, बिकॉज 2 डिग्री के केस में आपको 5 मिनट आफ्टर 5 मिनट स्टार्टिंग द रिएक्शन टर्बिडिटी मिलेगा। जब हम लोग बात करें 3 डिग्री के केस में तो आपको जो है इमीडिएट टर्बिडिटी मिल जाएगा। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? आप इन दोनों केस को कंसीडर करो, दोनों प्राइमरी अल्कोहल है, तो नो डाउट ये दोनों इंफॉर्मेशन को जो है वेल वैलिड करते हैं। थर्ड के केस में जाते हैं। थर्ड में क्या दिया है? एम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ आयोडीन यानी कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन इन एल्कालाइन सॉल्यूशन टू गिव येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड विद द कैरेक्टरिस्टिक इन्वेस्टमेंट। अब आपको पता होगा कि ये रिएक्शन कब होता था? जब अगर आयोडोफॉर्म रिएक्शन की बात करें तो अगर कीटोन होगा तो ये मिथाइल कीटोन रहना जरूरी है, तभी ये टेस्ट देगा। तो आप देख लो इन दैट केस क्या बोला है कि एम रिएक्ट विद द एक्सेस ऑफ आयोडीन और करेस्पॉन्डिंग येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड विल फॉर्म। तो किस केस में बन सकता है? तो आप देखो कि जो है मैं इसके लिए क्या कंसीडर कर सकता हूँ? बी रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ आयोडीन विथ करेस्पॉन्डिंग। उसके अलावा जो है अगर ऑप्शन डी पे फोकस करो तो जो है इन दैट केस एल्डिहाइड है, तो यानी कि ये टेस्ट इसको, सॉरी ये मैं थोड़ा स्ट्रक्चर सही कर देता हूँ। तो इन दोनों केस में जो है ये जो हम लोग का ग्रुप है ये प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से बी एंड डी में ये फॉलो कर रहा है। तो अब आते हैं और जो है इसकी बात कर ले ए के केस में, तो ए ऑप्शन तो वैसे ही हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 1 डिग्री अल्कोहल था, नहीं 2 डिग्री अल्कोहल है। देन आते हैं लास्ट इंफॉर्मेशन जो कि कंफर्म कर देगा कि जो है इन दोनों में से बी एंड डी में से दोनों करेक्ट होंगे या इसमें से एक करेक्ट होगा। फोर्थ इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि P-rosaline treated with the sulfur dioxide develop pink color on the shaking with P। अब देखो आप जो करेस्पॉन्डिंग जो है P है
ये क्या कौन सा टेस्ट दे रहा है, ये स्किप रिएजेंट टेस्ट हम लोग बोलते हैं, पिरोजलिन फॉलोड बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको क्या मिलता है इन दैट केस, आपको पिंक कलर जो है सोल्यूशन मिलता है। तो कि एल्डिहाइड का होना जरूरी है। तो आप देखो, आप थोड़ा सा फोकस करो कि ए एंड सी ऑलरेडी नेग्लेक्टेड है, बी एंड डी पे आप फोकस करो। तो यहाँ पे हम लोग का एल्डिहाइडिक ग्रुप है बिल्कुल, और यहाँ पे भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, दोनों इस टेस्ट को पॉजिटिव देंगे। यानी कि ये जो बी ऑप्शन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे और डी ऑप्शन के मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों हर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्राइटेरिया को। तो क्लियरली आप क्या बोल सकते हो कि द करेक्ट आंसर फॉर 53 विल बी बी एंड डी। सर क्वेश्चन नंबर 54 देखो, तो इन्होंने एक हाइड्रोकार्बन मेंशन किया है। क्या दिया है, इन्होंने बोला इनाइन है, मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, और उससे रिलेटेड इन्होंने रिएक्शन कराने पे ये पार्टिकुलर रिजल्ट इनको मिला। जब हम लोगों ने हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम यूज किया तो ऑप्टिकली इनेक्टिव कंपाउंड क्यों मिला। जब हम लोगों ने लिंडरास कैटलिस्ट यानी हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट, तो आपको जो है आर मिला जो कि ऑप्टिकली एक्टिव इन द नेचर था। जब सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया यूज किया गया तो कंपाउंड एस मिला जो कि ऑप्टिकली इनेक्टिव था। तो ये तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और बेस्ड ऑन दैट हम लोग को जो है थोड़ा सा आइडिया लेना है प्रोडक्ट के बारे में, और उसके बेसिस पे हम लोग करेस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट को कंसीडर करेंगे कि जो रिएक्टेंट है वो किस केस में पार्टिकुलर रिएक्शन उसके लिए करेक्ट होगा या नहीं होगा। आते हैं बात करते हैं कि करेस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंट है वो होगा क्या। तो बोला गया कि कायरल सेंटर, तो नो डाउट एक जो है कायरल सेंटर होगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग ऑप्टिकली एक्टिविटी देख सकते हैं। अब इन दैट केस क्या करो आप कि C8 दिया हुआ है, तो इसके साथ मैं क्या करता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड ऐड कर देता हूँ, CCH3 ये हो गया, और इस साइड में मैं डबल बॉन्ड कंसीडर कर लेता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH3। ये आपका रिएक्टेंट हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन वाले हैं, तो डबल बॉन्ड इनाइन बोला था तो डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये इनाइन कंपाउंड हो गया। लेकिन अब कॉन्फ़िगरेशन को लेकर थोड़ा सा हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जब हम लोग कंपाउंड क्यू की बात करें तो क्या मेंशन किया गया कि ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम लोग कराएंगे तो इसमें हाइड्रोजनेशन दोनों पे अकर होगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका CH3, देख लो CH2 यहाँ पे CH, इसके साथ में CH3। अब ये जो कार्बन सेंटर है ये कायरल नहीं रहा, आपका हो जाएगा CH2 दिस इज नो मोर कायरल सेंटर, यानी कि ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा। यानी कि हम लोग का जो Q है दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट। R की बात कर लेते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है। अब ये हम लोग को पता है कि लिंडरास कैटलिस्ट क्या करता है, पार्शियली हाइड्रोजनेशन कराता है और सिलेक्टिव होता है टुवर्ड्स द ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो देखना है, आप ध्यान देना कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन CH3, ये ऑप्टिकली एक्टिव कब पॉसिबल। अब मान लो कि आप जब ये याद होगा कि जब हम लोग लिंडरास कैटलिस्ट कराते थे, जब हाइड्रोजनेशन होता था तो सिन एडिशन होता था। सिन एडिशन होने का मीनिंग क्या हुआ कि हाइड्रोजन दोनों सेम साइड से जाके जुड़ेंगे, यानी कि इन दैट केस इस कार्बन के अलावा अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें दैट इज गोइंग टू बी आवर सिस कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे सिस होगा। अब ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या ये हम लोग बता सकते हैं कि इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, बिकॉज अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये तो कायरल होगा, तो ये तो सिस नहीं हो सकता है। इस केस में इसको हम लोग को ट्रांस ही रखना पड़ेगा, ये हम लोग का हो जाएगा। यानी ये जो कंपाउंड के अंदर जो डबल बॉन्ड था इसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन था ट्रांस था। अब बात कर लेते हैं इसका, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया जो कि बर्ड्स रिडक्शन केस में है। तो ऑब्वियसली जो है जब बोला गया कि ऑप्टिकली इनेक्टिव है तो ऑप्टिकली इनेक्टिव तभी पॉसिबल है जब हम लोग ट्रांस लेके चलेंगे। तो यहाँ पे भी ट्रांस हो गया आपका, पहले से ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे था, और दूसरे वाले डबल बॉन्ड के अलावा अगर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, लाइक इस तरीके से आप कंसीडर करो, ये भी अगर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाएगा, ये नो मोर कायरल सेंटर, तो ये हो जाएगा ट्रांस, ये कायरल सेंटर नहीं होगा, तो ट्रांस बिकॉज कन्फिगरेशन। अब आते हैं ऑप्शन में, तो ये तो रहा इंफॉर्मेशन जो कि हम लोग को किसके बारे में मिला, ये कंपाउंड P, ये रहा कंपाउंड Q, कंपाउंड R, कंपाउंड S। अब आते हैं इसके करेस्पॉन्डिंग ऑप्शन पे। ये बोला है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ PRS, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ PRS विल बी अकायरल। तो P का अगर आप कराओगे इन दैट केस क्या होगा कि अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हो तो यहाँ पे आ जाएगा COH, इसको भी अगर कराते हो तो COH आ जाएगा। तो नो डाउट यहाँ पे जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनेगा COH
COH, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन की। तो R बोला है कि R का केस में क्या होगा, जब इसको आप ओजोनोलिसिस कराओगे, नो डाउट ये भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करने पे क्या देगा, COOH COH, ये भी ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा। देन इसकी बात कर लें, ये भी ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा, यानी कि आंसर ए इज करेक्ट। देन बात करते हैं बी की, R and S आर डायस्ट्यूमर्स। देख लो R और S में क्या डिफरेंस है, तो ये सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है और ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब नॉन मिरर इमेज है, अगर एक तरीके से मैं कंसीडर करूं तो, यानी कि R and S आर क्लियरली दे आर डायस्ट्यूमर्स, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं दे आर डायस्ट्यूमर्स, यानी कि बी आंसर वी आल्सो करेक्ट। सी की बात कर लेते हैं, द प्रोडक्ट Q and R आर फॉर्म बाय सिन एडिशन एंड S इज फॉर्म बाय एंटी एडिशन। तो Q की बात कर लो आप, Q के केस में क्या होगा, तो Q के केस में सिन एडिशन होगा, हाइड्रोजनेशन जब हम लोग कराते हैं दैट इज गोइंग टू बी सिन एडिशन, दोनों सेम साइड से जुड़ेंगे, करेक्ट है। एंड R इज फॉर्म बाय R कौन सा केस है, तो R हम लोग का ये भी है, तो सिन एडिशन के थ्रू जाएगा, करेक्ट है। S इज फॉर्म बाय एंटी एडिशन, हम लोग को पता है कि दैट इज बर्थ रिडक्शन, और इस केस में क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन अपोजिट साइड से जाके जुड़ते हैं, तो ये आंसर भी करेक्ट है। देन सी हो गया, P मस्ट हैव सिस कॉन्फ़िगरेशन। P की बात कर ले, नहीं, P के केस में क्या दिया हुआ है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन इस केस में, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो क्लियरली जो है डी आंसर इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर फॉर 54 विल बी A, B and C। क्वेश्चन नंबर 55, ये आपको जो एरोमेटिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ये देखो क्या बोला है कि साइक्लोपेंटाडाइन रिएक्ट विद द सोडियम अमाइड एंड रिलीज NH2 एंड गैस, हाउएवर साइक्लोप्रोपीन डज नॉट। तो यानी कि जो साइक्लोपेंटाडाइन इस तरीके से होगा, तो बोला गया कि जब हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ में, NaNH2 के साथ में, तो क्या हो रहा है कि NaNH2 के प्रेजेंस में यहां से अमोनिया गैस रिमूव हो रहा है, यहां से अमोनिया गैस फॉर्म कर रहा है, यहां पे आ जाएगा निगेटिव बिलोंग विद अमोनिया, ठीक है। और क्या साथ में इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जब हम लोग साइक्लोप्रोपीन का करा रहे हैं तो इन दैट केस अमोनिया नहीं रिलीज हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन रिएक्ट मान लो मैं करा देता हूं, कंसीडर करते हैं इसको ऑप्शन ए के लिए, ठीक है। तो आप देखो कि जब ये मान लो आप रिएक्शन करा दिए तो क्या होगा, इन दैट केस ये निगेटिव चार्ज बनेगा। अब थोड़ा सा आप फोकस करो, दिस कंपाउंड आपको पता होगा, एक तो मैं बार बार इसको मेंशन करता हूं कि ये हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होगा, क्यों, उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी एरोमेटिक इन नेचर विद 6 pi इलेक्ट्रॉन इन द सिस्टम, दिस इज गोइंग टू बी एरोमेटिक, करस्पॉन्डिंग दिस रिएक्शन विल बी फिजिबल, होगा, बिल्कुल होगा, अमोनिया रिलीज करेगा। लेकिन जहां तक बात करें साइक्लोप्रोपीन की, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा कि जैसे ही ये हाइड्रोजन अपना H+ को लूज करेगा यहां से मॉलिक्यूल, दिस इज गोइंग टू जनरेट अ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम लोग को पता है एंटी एरोमेटिक इज गोइंग टू बी अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर, फिर कैसे फॉर्म कर सकता है, तो बिल्कुल ये जो आंसर है इन्होंने ऑप्शन मेंशन किया है दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी की बात कर लेते हैं, बी में इन्होंने क्या बोला है कि साइक्लोप्रोपिनोन हैज अ ग्रेटर डाइपोल मोमेंट देन एसीटोन, बात करते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया हम लोग का साइक्लोप्रोपिनोन। अगर पता हो इसको, अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा, O-, अगर ये बॉन्ड शिफ्ट होता है तो क्या आपको पता है, देख सकते हो, दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी एरोमेटिक विद 2 pi इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली ये बॉन्ड पोलर फॉर्म में ही रहेगा, बॉन्ड डीलोकलाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा, यहाँ पे निगेटिव, और देख सकते हो कि कितना ग्रेटर एक्सटेंट तक इस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट आप ऑब्जर्व करोगे। जहां तक बात करें CH3COO, CH3 में यानी कि एसीटोन में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज हम लोग को देखने के लिए नहीं मिल रहा है जो हम लोग साइक्लोप्रोपिनोन में देख रहे हैं, तो बिल्कुल बी आंसर इज आल्सो करेक्ट। सी की बात कर लेते हैं, सी में क्या बोला है कि साइक्लोब्यूटाडाइन डज नॉट एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर बट साइक्लोब्यूटीन एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर, बिल्कुल ये आपका जो है, आपको पता है साइक्लोब्यूटाडाइन तो जो है सबसे फर्स्ट जो डिस्कशन में आता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, यही हम लोग का होता है साइक्लोब्यूटाडाइन विद 4 pi इलेक्ट्रॉन। अगर एंटी एरोमेटिक है, हम लोग को पता है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल एंड दे डज नॉट एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है। देन बोला गया कि साइक्लो ब्यूटीन एग्जिस्ट, बिल्कुल ये तो नॉन एरोमेटिक है ना, दिस कैन एग्जिस्ट, नो प्रॉब्लम, तो सी आंसर इज आल्सो करेक्ट इन दैट केस। तो जो है डी की बात कर लो आप, डी में क्या बोला है 7 ब्रोमोसाइक्लो हेप्टा 1,35 ट्राइन आयनाइज फास्टर देन, तो इस केस में अगर आप करते हो, कंसीडर करते हो 7 नंबर इन, ठीक है, आप देख लो इसको, यहाँ पे कुछ इस तरीके से केस आपका देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रोमीन।
अब बोला है कि ये इजीली आयनाइज हो जाता है कंपेयर टू किसके, जब हम लोग बात करें 5 ब्रोमो पेंटाडाइन इस वाले केस में। देख सकते हो इसके पीछे भी वही सेम एरोमेटिसिटी वाली प्रॉपर्टीज होगी। अगर मान लो ये आयनाइज में करूं, ब्रोमीन को ब्रेक करूं, तो ये क्या बनेगा, जो हम लोग का ट्रोपिलियम आयन बनेगा, जो कि वंस अगेन एरोमेटिक इन द नेचर होगा। देन बात करें अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसमें देख लो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, सिस्टम साइक्लिक और सिस्टम इज प्लेनार, तो इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक। जब एंटी एरोमेटिक होगा तो Br माइनस को यहाँ से ब्रेक करना इजी नहीं होगा, बट चूंकि यहाँ से जैसे ही Br माइनस आप ब्रेक करो एरोमेटिक हो रहा है, तो इन दैट केस ये इसको आयनाइज करना अपने लिए आसान होगा, फास्टर होगा। इस वजह से ये बोला है कि रेट विल बी फास्टर इन दैट केस कंपेयर टू दिस केस, तो डी आंसर विल बी आल्सो करेक्ट। तो आप जो है 55 अगर कंसीडर करो, दिस इज A B C D, all answer will be correct in this case. The question number 56, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्होंने कुछ ऑप्शन मेंशन किए हैं। आपसे पूछा गया है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबव स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज। तो ऑप्शन ए में क्या बोला है, इट इज द पायरेनोज फॉर्म। बिल्कुल सही है, पायरेनोज 6 मेंबर का जो रिंग बनता है हेमी एसिटल फॉर्म में, तो या एसिटल फॉर्म में, तो उसको हम लोग जो है पायरेनोज बोलते हैं। बिल्कुल सही है, दिस इज द पायरेनोज फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं, तो आंसर ए इज करेक्ट। बी की बात कर लें तो इट इज फ्यूरेनोज फॉर्म। पायरेनोज है तो फ्यूरेनोज होने की फ्यूरेनोज नहीं हो सकता है। फ्यूरेनोज के केस में क्या होता है कि 5 मेंबर का जो रिंग आपका बन के आता है, जो हम लोग देखते हैं फ्रक्टोज मॉलिक्यूल में, तो वो केस होता है, उसको बोला जाता है फ्यूरेनोज। तो बी इज इनकरेक्ट इन दैट सिनेरियो। इट इज द बीटा एनॉमर। सही है, क्योंकि अल्फा एनॉमर में, बीटा और अल्फा में डिफरेंस क्या होगा कि आप देखोगे क्या कि जो ये अल्फा में क्या होगा कि OH बिलो द प्लेन होगा और यहाँ पे H होगा, लेकिन बीटा की बात करें तो OH इस तरीके से ओरिएंटेड होगा और H डाउन द प्लेन होगा, तो यानी कि दिस इज द बीटा एनॉमर। सी इज आल्सो करेक्ट। इट इज डी ग्लूकोज। बिल्कुल, अगर डी शुगर बोल दे तो डी शुगर है। बिल्कुल, अगर कंसीडर करते हैं मोस्टली जो हम लोग का मोनोसैकेराइड है या जो भी कंसीडर करो आप, दैट इज गोइंग टू बी डी शुगर। तो जो है अब करेक्ट आंसर की बात करो 56 के केस में क्या हो जाएगा, क्लियरली आप ए साथ में सी और जो है डी आंसर करेक्ट कर सकते हो इस केस में। क्वेश्चन नंबर 59, 60 जो पैराग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम है, तो इन दैट केस जो एल्डिहाइड या उसके जो टेस्ट होते हैं उससे इन्होंने रिलेट किया है। एक तो टॉलेंस रीजन पता है आपको, जो है एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, और दूसरा आइडोफॉर्म टेस्ट, जो कि हम लोग को पता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट किसमें पॉजिटिव आएगा। अभी प्रीवियसली हम लोगों ने इसको प्रीवियस क्वेश्चन में इसको डिस्कस किए थे। तब आते हैं इन दैट केस कि पी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा हुआ है, तो जो है कंसिडर करो आप क्यू क्या है, क्यू आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, बिल्कुल सही है। आर भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, और आर रिड्यूस द टॉलेंस रिएजेंट, यानी क्या होगा कि आर आपका जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। तो अब जो है अगर चाहो तो आप ऑप्शन के लिए अप्रोच करो, क्या करना पड़ेगा आपको, हाइड्रोलिसिस। तो पहले मैं ए ऑप्शन कंसीडर करता हूं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH3 ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ये अगर आप इसको हाइड्रोलिसिस करोगे यानी कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आ जाएगा OH जो कि इनॉल फॉर्म है, और साथ में CH3 CH2OH। हम लोग को पता है कि जो इनॉल फॉर्म होते हैं ये तुरंत टॉटोमरेज में जाएंगे और क्या जनरेट कर देगा, तो ये जनरेट कर देगा एसीटोन। तो अब आप थोड़ा सा कंसीडर कर लो कि क्या इसमें दो चीजें दिया हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं। नो डाउट ये दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट तो देंगे, बट क्या ये टॉलेंस, इन दोनों में से कोई टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, बिल्कुल नहीं देगा। तो ए के केस में जो है ए आंसर विल बी इनकरेक्ट। बी की बात कर लेते हैं, तो बी के केस में भी कुछ इसी तरीके से कहानी जाएगी। CH2 डबल बॉन्ड CHO CH2 CH3, ठीक है। तो अब केस आप देखो, इसको भी हाइड्रोलिसिस करा दो यहाँ पे भी, तो यहाँ तो जो है क्या बन के आएगा, तो ये हो जाएगा CH2 एक इनॉल बन के आएगा, डबल बॉन्ड CHOH, और साथ में क्या CH3 CH2OH, ठीक है। अब क्या ये तो जो है टॉटोमरीज में जाएगा, तो क्या बना लेगा CH3 CHO। नो डाउट एक एल्डिहाइड है, ये भी एक प्रोपाइल एल्कोहल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बोला गया कि दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ये आइडोफॉर्म टेस्ट फेल कर जाएगा। लेकिन इन दैट केस ये जो है टॉलेंस रीजन टेस्ट देगा, लेकिन ये भी हम लोग का पूरे ऑप्शन को करेक्ट नहीं बोला है, तो यानी कि बी इज आल्सो इनकरेक्ट। सी की बात कर लेते हैं। सी में जो हम लोग का जो प्रोडक्ट बना है CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये आपका इस केस में रिएक्टेंट है। अब इसको हाइड्रोलिसिस करके एक बार प्रोडक्ट बना लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है। तो क्या देखोगे आपका
ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ जाएगा OH, इनॉल आ गया, और साथ में आपका इस तरीके से अल्कोहल हो गया CHOH CH3, ठीक है। ये टॉटोमरीज में जाएगा, क्या जनरेट कर लेगा, CH3 CH2OH, ठीक है। ये आपको जो है एल्डिहाइड जनरेट कर देगा CH3 CHO। अब आप देखो क्लियरली केस क्या है कि हम लोग का जहां तक बात करें आइडोफॉर्म टेस्ट की, टॉलेंस रिएजेंट नो डाउट है, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा तो वो देगा। अब दूसरा बात कर लेते हैं इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट का, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, तो जो है इन दैट केस आप जो है सी आंसर बोल सकते हो कि सी आंसर विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो जो है 59 के लिए आप सी आंसर करेक्ट कर सकते हो। तो 59 में जो हम लोग का प्रोडक्ट बन के आया था आर और क्यू की, हम लोग का आर एक एल्डिहाइड था और जो क्यू था वो हम लोग का जो है एक इथाइल अल्कोहल या हम लोग बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब इससे रिलेटेड जो है 60 क्वेश्चन में अगर देखें तो क्या बोला है ऑप्शन ए में, द क्यू इज आल्सो फॉर्म व्हेन प्रोपीन इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट H2SO4। पता है ये रिएक्शन आपको कि अगर मैं प्रोपीन के साथ रिएक्शन कर रहा हूं CH डबल बॉन्ड CH2, ये बेसिकली हाइड्रेशन रिएक्शन है। डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करने का मीनिंग क्या हुआ कि आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन करा रहे हो। क्या होता है कि इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा और प्रोडक्ट क्या दे देगा, तो CH3 CHOH एंड CH3। नो डाउट दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ये तो करेक्ट है। बी के लिए प्रोसीड करते हैं। Q will also give colored complex with the neutral ferric chloride compound। अब फेरिक क्लोराइड का टेस्ट किसके साथ कराया जा सकता है, ये फिनॉल या इनॉल के लिए आप करा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन के आया हुआ है, अगर आप देखो तो जो है आप देखो तो इन दैट केस क्या बन के आया है, कलर कॉम्प्लेक्स विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। तो क्यों आपका जो है ये सेकेंडरी अल्कोहल है जब प्रोडक्ट बन गया, इनॉल भी नहीं है और फिनॉल भी नहीं है, तो जो है इन दैट केस ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट फेल कर जाएगा, तो बी इज इनकरेक्ट। सी ऑप्शन की बात करें, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एस इज एसीटोन। अब जो है इसकी बात कर लेते हैं, जो हम लोग का एस है, एस प्रोडक्ट क्या होगा, तो एस प्रोडक्ट बना है जब क्यू का हम लोगों ने आइडोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराया I2 प्लस NaOH, क्या होगा इन दैट केस, तो आपका बन जाएगा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा CH3 COOH एसिटिक एसिड और साथ में CHI3 आइडोफॉर्म बनेगा, ये होता है टेस्ट। तो अब देखो इन दैट केस बोला है कि इसका जब कैल्शियम सॉल्ट यूज किया जाएगा तो जो है इन दैट केस जो प्रोडक्ट बन के आ जाएगा वो एसीटोन आएगा। देख लेते हैं एक बार, तो अगर आप कैल्शियम सॉल्ट लेते हो OCA, ये पता होगा इसका कैल्शियम सॉल्ट कुछ इस तरीके से होगा COCH3, ठीक है। अब इसमें क्या होगा आपका पता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से आप एलिमिनेट कर देते हो और ये बन जाएगा क्या आपका CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, यानी कि एसीटोन विल बी प्रोडक्ट इन दिस केस। अब बात कर लेते हैं, यानी कि C इज करेक्ट। देन डी ऑप्शन में क्या बोला है, द टी विल ऑल्सो गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट। तो टी की बात करते हैं, टी कैसे बना हुआ है, तो टी जब हम लोग आर का आइडोफॉर्म रिएक्शन कराएं तो जो है क्या बन के आ जाएगा, अगर इसका आइडोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं तो इन दैट केस ये बन जाएगा SCOH और साथ में क्या बन जाएगा CHI3। ये रिएक्शन पता है कि क्योंकि इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन के आता है, ये जो CH3 है CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो है एक ऐसा एसिड होता है कि जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, और यहाँ पे वही मेंशन किया गया है कि जो प्रोडक्ट टी है गिव द टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि अगर मैं कंसीडर करूं कि करेक्ट आंसर फॉर 60 इट विल बी A, C एंड D विल बी करेक्ट आंसर।